ये मेरी शादी की पहली रात थी। मैं डुरी सहमी सी बस्त्र पर बैठी हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं अपने शौहर की अनचाही बीवी होंगी थी और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा शौहर बहकते कदमों के साथ मेरे बुस्त्र के करीब चला आया। उसे देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो नशे में है। मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई थी। मैं बुस्तर को पीछे की तरफ लगकर बैठ गई थी। मुझे अपने शौहर मुराद से बहुत सख्त कसम के रवैये की उम्मीद थी, मगर इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरा शौहर मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, नूरीन, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम तो बड़ी अच्छी और खूबसूरत लड़की हो। ये कहकर वो धीरे से मेरे करीब होकर बैठ गया। मेरा सांस सीने में ही अटकने लगा और नजरें शर्मिंदगी से झुक गईं। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने शौहर से नजर मिलाऊं और क्या बात करूं। वो तो अपने होश व हवास में भी नहीं लग रहा था। मेरे शौहर ने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकालकर उसमें से सोने की चीन निकाली और फिर खुद ही अपने हाथों से मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक दिया। मैं शर्म से लाल पड़ने लगी, क्योंकि दुल्हन का जो जोड़ा मैंने पहन रखा था वो मेरे जिस्म पर पूरी तरह कसा हुआ था और उसका गला भी काफी गहरा हो रहा था, क्योंकि ये मेरे साइज का ही नहीं था। ये जोड़ा तो किसी और के लिए बना था, जिसे आखिरी लम्हों में मैंने बहुत मजबूरी के आलम में पहना था। मेरे शौहर ने मुझे कमर से पकड़कर खींचा और अपने करीब किया तो मैं एकदम ही उसके ऊपर गिरी और फिर उसने अपने हाथों से पहले मेरे जीवरात को मेरी गर्दन से नोच फेंका और फिर मेरे गले में वो सोने की चीन सजा दी। मेरे शौहर की अंगलियां मेरी गर्दन से टच हुए तो मेरे तन बदन में चंगारियां सी पैदा होने लगे। मैं मुराद की कुर्बत पाकर झलस रही थी। मेरा चेहरा इसके चेहरे के करीब था और उसके मुंह से उठती शराब की बो को भी मैं अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी। मेरे शौहर ने मेरी इतनी नजदीकी का फायदा उठाया और किसकर मुझे अपने बाजों में जकड़ लिया और फिर आहिस्तगी से मेरे कान में कहने लगा, आज की रात को तुम हमेशा याद रखोगी। तुम्हें मोहब्बत चाहिए थी ना, आज की रात में तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम मेरी शिद्दत की ताब ना ला सकोगी। औस की बात सुनकर मैं घबराई थी। पता नहीं मुराद क्या कहना चाह रहा था, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे नशे में ही मेरी ब्लाउज की डोरियां खोलनी शुरू कर दी थीं। मेरा दिल चाहा था कि किसी तरह इस मंजर से गायब हो जाऊं और खुद को अपने शौहर से बचा लूं। मुराद की नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी और मेरे लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर इस ताल्लुक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मगर चाहकर भी मैं खुद को अपने शौहर की गिरफ्त से आज़ाद न करवा पाई और उसने आहिस्ता से सारी डोरियां खोलकर मुझे मेरे ब्लाउज से आज़ाद करवा दिया था। मुराद के हाथ में अपना ब्लाउज देखकर मैंने दोबारा सर न उठाया था और अपने बाजू अपने वजूद के गर्द लपेट लिए थे। मैं खुद को उसकी नज़रों से छिपाना चाहती थी। उसने एक झटके से मेरे ब्लाउज को बस्तर के नीचे फेंकते हुए मुझे अपने मजीद करीब करके बड़ी तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया था और मैं उसके सीने में समा गई थी। शर्म व हया की वजह से मेरी पलकें इस कदर बोझल हुई कि मैं नज़र तक न उठा सकी। इस तरह मुराद के सीने से लगकर तो पूरी तरह ही मेरी सांस रख गई थी। वो मेरा शौहर था, मुझ पर शरई हक रखता था। मैं उसे किसी भी चीज़ से नहीं रोक सकती थी। उसने धीरे से मुझे तकिए पर लटाया और फिर मेरे करीब हो गया। मैंने किसकर अपनी आंखें मेंच लें। वो पूरी तरह बहक रहा था और मैं उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। धीरे धीरे उसने मुझसे अपने सारे हुकूक वसूल कर लिए और ऐसे जज्बात मुझ पर लटाए कि मैं तड़प कर रह गई और ये भी भूल गई कि मैंने किन हालात में ये शादी की थी। मुराद ने साइड लैंप भी बुझा दिया था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। बस उसकी सांसों की गरमाइश और होंठों की हद्दत को मैं अपने वजूद पर महसूस कर रही थी और खुद को पूरी तरह इसके हवाले कर बैठी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया और मैं पूरी तरह हार गई। मेरा वजूद थकन से चूर होने लगा। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन मुराद किसी तरह मुझे बख्शने को तैयार नहीं था। हर गुजरते पल के साथ उसकी शिद्दतों में इजाफा ही हो रहा था और वो पूरी तरह मुझे अपने बाजों में जकड़कर अपने प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके जज्बात किसी भी तरह ठंडे नहीं हो रहे थे। शायद नशे का असर था या फिर कोई और बात, और ऐसे ही सुबह का सूरज निकल आया था। मेरी आंखें नींद की वजह से सर्ख हो रही थी और खुद बखुद इंसो निकल रहे थे। सुबह 6 बजे के करीब जब मुराद पूरी तरह थक गया तो मुझे छोड़कर पीछे हटा और फिर उसने वो लफ्ज मेरे कानों में अंडीले, जैसे सुनने के बाद मेरी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर इस कदर मोहब्बत लटाने के बाद वो मेरे साथ ऐसा जालमाना सलूक करेगा। शायद उसका नशा उतर गया था और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे वो सब याद आ गया था। उसीलिए उसने अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया था। मुझे मेरे शौहर ने शादी की सुबह वो 3 लफ्ज कह डाले थे, जिसे सुनकर मैं पाताल में जाग रही थी।
मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोते हुए मुराद के कदमों में बैठ गई और उससे कहा कि मुझ पर यह जुल्म न करे, मगर वो तो मुझे तलाक दे चुका था। अब मेरे रोने धोने का भी क्या फायदा होता। मैंने अपने नीम बरहना वजूद को चादर में छुपाया और अपना लिबास पहन लिया। मैं अपनी बर्बादी पर घट घट कर रो रही थी। मेरा शौहर कमरे से बाहर जाने लगा तो जाते जाते मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी तलाक की खबर न सुनाना। कुछ वक्त तुम यहीं गुजार सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और फिर वो कमरे से निकल गया। मुराद की बात का मतलब मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उसके जाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बिल्कुल बेगुनाह थी, लेकिन किसी और की गलती की सजा मेरे गुस्से में आ गई थी। काफी देर तक मैं यूं ही रोती रही, लेकिन कोई मेरे पास न आया। इस फ्लैट में मेरे और मुराद के सिवा कोई था भी तो नहीं, और मुराद भी न जाने कहाँ चला गया था। अगर ये नॉर्मल शादी होती तो रस्म के मुताबिक मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए उठते, लेकिन जिस तरह ये शादी हुई थी उसके बाद मुझे हरगिज़ भी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे माँ बाप में इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे लिए यहाँ आएंगे। दरअसल मुराद मेरा होने वाला बहनोई था। मुराद का रिश्ता मेरी बड़ी बहन महरीन से हुआ था। ये रिश्ता अब से पूरे 1 साल पहले हुआ था। इन दोनों की धूमधाम से मंगनी हुई थी और फिर साल भर बाद की शादी की तारीख तय पा गई थी। रिश्ते के वक्त मेरी बहन महरीन को कोई एतराज़ नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुराद ने उससे अपनी पसंद से मंगनी की थी और मुराद उसे सर आंखों पर बैठाता था। लेकिन मंगनी के कुछ दिनों बाद ही मेरी बहन को एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहीं से उसे एक उदारे ने अपने लिए बतौर मॉडल चुना था और उस ऑफर के मिलते ही वो हवाओं में उड़ने लगी थी। हमारे घर का माहौल काफ़ी मजहबी किस्म का था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाज़त भी उसे बमुश्किल ही मिली थी। उसी लिए जब उसे मॉडलिंग की ऑफर हुई और ये बात घर में सबको पता चली तो अबा ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि सख्ती से कहा कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, यूनिवर्सिटी में दूसरी चीज़ों में न पढ़े। मगर महरीन के दिमाग में ये बात समा गई थी कि वो बहुत खूबसूरत है और मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बना सकती है। उसे दौलत और शहरत की होश सताने लगी थी। यूनिवर्सिटी के माहौल में वो पूरी तरह रंग गई थी। कई दिन वो अबा को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब अबा अपने फैसले पर उटल रहे तो वो पूरी तरह खामोश हो गई और सबको लगा कि ये मामला पूरी तरह ख़त्म हो गया है। मुराद भाई के साथ इसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल सा था। वो दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करते थे और अक्सर मुराद भाई किसी न किसी बहाने से इससे मिलने भी आया करते थे। मुराद भाई एक कारोबारी आदमी थे। इनके घर वाले छोटे शहर में रहते थे और वो अपने कारोबार के वजह से हमारे शहर में आ गए थे। उनका शुमार अबा के रिश्तेदारों में होता था, इसीलिए उनका हमारे घर काफ़ी आना जाना था। जब मुराद भाई ने अपने घर वालों के ज़रिए महरीन का रिश्ता भेजा तो उम्मा अबा को कोई एतराज़ ना हुआ, नहीं महरीन ने कोई एतराज़ किया। उसी लिए मंगनी भी हो गई। लेकिन कौन जानता था कि शादी वाले दिन क्या होगा। शादी से कुछ दिन पहले ही महरीन का रवैया बहुत बदल सा गया था। वो यूनिवर्सिटी से भी देर से होने लगी थी। जब भी अबा कोई सवाल करते तो वो यही कहती कि शादी की वजह से वो पहले से ज़्यादा पढ़ाई कर रही है और यूनिवर्सिटी में बैठकर दोस्तों के साथ नोट्स बनाती है। उम्मा किबा ने उस पर एतबार करने की गलती की और उसी एतबार का उसने पूरी तरह फ़ायदा उठाया। शादी से 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो मॉडलिंग असाइनमेंट साइन कर चुकी थी और उसने इम्मा अबा से छिपकर मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। ये जानकर मैं परेशान हुई क्योंकि मुझे अपने घर वालों का अच्छी तरह इल्म था कि जब अबा को ये खबर मिलती तो वो उसके साथ कैसा सलूक करते। उसी लिए मैंने उसे बाज रहने की तलकीन की और उसे कहा कि अगर वो पीछे हट जाए कना हटी तो मैं खुद अबा को सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। इसने मुझसे वादा किया कि वो बस अपना आखिरी असाइनमेंट ख़त्म कर रही है और फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो मैं भी खामोश हो गई। लेकिन जब शादी वाले दिन वो पार्लर गई और वापस ना लौटी तो पूरे घर में कहराम मच गया। बारात आ गई थी। मुराद भाई दरवाजे पर खड़े थे और महरैन का कोई उता पता नहीं था। पार्लर वाली ने यही बताया था कि वो वक्त से पहले ही तैयार होकर निकल गई थी और फिर उसका इंतज़ार करते करते सारे मेहमान भी वापस लौट गए थे। मैंने उम्मा अबा को तन्हाई में महरीन के मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में बता दिया था, जिसे सुनकर अबा पूरी तरह टूट गए थे। और फिर महरीन के तकिए के पास से हमें एक खत मिल गया जिसमें लिखा था वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। उसे किसी दूसरे शहर में एक बड़ा मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था और वो हमारा शहर ही छोड़कर जा चुकी थी। ये पढ़कर अबा कहने लगे कि अगर महरीन को शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती, उस तरह हमें जलील करवाने की क्या ज़रूरत थी। अबा बुरी तरह रो रहे थे। फिर अचानक अबा ने मेरी तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाराती अभी मौजूद हैं। मुराद अच्छा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दूँ, क्योंकि अगर हूँ
कुछ तुम्हारी रुखसती नहीं हुई तो कल को तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं होएगा। महरीन की वजह से जो बदनामी हमें मिली है, इसकी सज़ा तुम्हें भी काटनी होगी। बस तुम अपनी बहन के किरदार को लेकर खामोश हो जाना और मुराद को न बताना कि वो घर से भागी है। बेहतर यही है कि हम लोगों को यही बताएं कि वो अगवा हो गई है, ताकि हमारी कम से कम हो जाए, कम बदनामी हो। और फिर अबा ने सबको यही बताया कि वो अगवा हो गई है और मुराद भाई के घर वालों से बात करके मेरा और उनका निकाह पढ़वा दिया गया। जो जोड़ा और ज़ियूरात महरीन के लिए ओए थे वो मुझे पहनने पड़े थे और उसकी जगह मैं मुराद के साथ रुखसत होकर उनके फ्लैट पहुंच गई थी। मुराद के घर वाले तो उस कदर बदनामी हो गया था, पर मुराद के फ्लैट उन्हें की बजाय सीधे अपने शहर के लिए रवाना हो गए थे और मैं मुराद के कमरे में पहुंच गई थी। मुझे लगा था कि मुराद मेरे साथ सख्त रवैया रखेंगे, गुस्सा होंगे और शायद मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो निश्चय में मेरे पास आकर मुझे पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद मुझे तलाक हो गई है सुना देंगे। मेरी उम्मीद के मुताबिक मेरे घर वाले मुझे लेने नहीं आए थे, बस इम्मा का फ़ोन आया था और जो खबर इम्मा ने सुनाई थी उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। रात अबा को हार्ट अटैक आया था और इम्मा अबा के साथ हिस्पताल में थी, लेकिन इम्मा ने मुझे हिस्पताल उन्हें के लिए मना कर दिया था। उनका कहना था कि मुझे मुराद के साथ वक्त गुजारना होगा और उसे इस रिश्ते के लिए राज़ी करना होगा। उम्मा को डर था कि कहीं मुराद मुझे छोड़ न दे। अब मैं उम्मा को क्या बताती कि वो तो सुबह उठते ही मुझे तलाक दे चुका था। महरीन का जो बदला उसने मुझसे लिया था वो इंतहाई खतरनाक था। अपने माँ बाप की हालत की वजह से मैं खामोश हो गई थी और सारा दिन फ्लैट मैं ही बंद रही थी। शाम के वक्त मुराद लौटे तो उनके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान था। मेरे आगे रख कर कहने लगे, ये खा लो। मेरा हरगिज़ भी दिल नहीं था, लेकिन फिर मुराद ने खुद ही अपने हाथ से कुछ नवाले मेरे मुंह में डाल दिए और कहने लगे, कुछ ही देर बाद हम निकाह कर रहे हैं। मुराद की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, जो हो गया है उसे भूल जाओ, हम फिर से शादी करते हैं। मुराद की बात पर मैं बिल्कुल बेयकीनी से ही उन्हें देखी चली जा रही थी। पहले रात उन्होंने मुझ पर मोहब्बत की शिद्दत लटाई थी, फिर सुबह तलाक दे दी थी। सारा दिन मैं अकेले फ्लैट में रोती रही थी और अब वो फिर निकाह की बात कर रहे थे। वो कहने लगे, मुझे अपने गलती का एहसास है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, उसी लिए मैं फिर से निकाह करना चाहता हूँ। खुद ही अपने दो होना दोस्तों की मौजूदगी में एजाब व कबूल का सिलसिला पूरा कर लिया। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था, मुझे जैसे तैसे ये वक्त मुराद के साथ ही निकालना था, इसीलिए मैंने इनसे निकाह किया और एक दफ़ा फिर वो मेरे पास बस्तर पर चले हुए। उन्होंने फिर अपनी मोहब्बत और जज्बात का वही आलम मुझ पर निछावर किया जो पहली रात कर चुके थे, लेकिन उस बार मेरा वजूद अपने आप में ससक रहा था। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और अपने उसका माली पर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूं। मुराद पूरी रात मेरे वजूद को नोचते रहे थे। मेरी बहन की जद और नादानी की सज़ा मुझे उस तरह भुगतनी पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारी रात मेरे शौहर ने मेरे साथ गुजारी थी, जिसे शौहर कहने का भी मेरा कोई दिल नहीं था। और फिर सुबह हुई और मैं वाशरूम जाने लगी तो मुराद ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मुराद के लफ्ज़ों ने एक दफ़ा फिर मेरे कदमों को जंजीर कर दिया था। मैं लड़खड़ा कर ज़मीन पर बैठ गई थी और मुराद को देखने लगी थी। मुराद मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते थे? कल रात तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, फिर वही गलती मुराद हो गई थी ने दोबारा क्यों दोहराई थी? वो मुझे छोड़कर कमरे से निकल गए थे और मैं अपनी उस बर्बादी पर सिवाय उनसे बहाने के और कुछ नहीं कर सकी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रखूंगी बल्कि वापस जाऊंगी। मैंने अपना सामान बांधना शुरू किया था कि मेरे पास उम्मा का फ़ोन आ गया था। इम्मा बता रही थी कि अबा के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी और मुराद में ही ने इन्हें पैसे अरेंज करके दिए हैं। मुराद अस्पताल के सारे खर्चे उठा रहे थे। आमा के ज़रिए ही मुझे पता चला था कि वो रात फ्लैट से निकलकर अस्पताल गए थे और वो अबा की देखभाल कर रहे थे। ये सुनकर तो मैं हका बका ही रह गई थी। न जाने मेरे शौहर की कितने रूप थे। मुझे तो लग रहा था कि मेरी बहन ने मुराद से शादी न करके बिल्कुल ठीक फैसला किया था। अब जब कि मुराद ने मेरे बाप पर इतने एहसान कर दिए थे और अस्पताल का खर्चा उठा रहे थे, तो मैं इम्मा को कैसे कहती कि उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। इसीलिए एक बार फिर मैं खामोश हो गई। रात गए, मुराद वापस लौटे तो थके हुए लग रहे थे। मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, मुझे अपने निकाह में कबूल कर लो। मैंने मुराद को एक धक्का दिया और कहा, यह तमाशा मजीद नहीं होगा, मैं अपने आप को और बर्बाद नहीं कर सकती। मुराद मुस्कुराए और कहने लगे, निकाह नहीं करोगी तो फिर ज़बरदस्ती में वही सब कुछ करूँगा। जो निकाह के बाद होगा हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा।
आखिर को बड़ी मोहब्बत से तुम मेरे घर में आई हो, तो फिर इस मोहब्बत को निभाना भी तो होगा। मुराद की बात सुनकर मैं गुस्से से खड़ी हो गई और कहा कि अब भी जानते हैं कि मैं किसी मोहब्बत में इस घर में नहीं आई, बल्कि महरीन की गलती की वजह से आई हूँ। न वो शादी वाले दिन गायब होती और न मुझे यहाँ आना पड़ता। मैं सब कुछ भूल गई थी कि मुझे ये बात अपने शौहर के सामने नहीं कहनी। अपने अब को बर्बादी से बचाने के लिए मैंने अपने शौहर से साफ लफ्जों में कहा कि महरीन अपनी खुशी से दूसरे शहर चली गई, लेकिन मुझे इस नर्क में झोंक गई। मैं बार बार इस अजियत से नहीं गुजर सकती। मैं जानती हूँ कि अभी अब निकाह करेंगे, फिर सारी रात मुझे अपने बस्त्र पर अपनी होश का निशाना बनाएंगे और सुबह उठते ही तलाक के लफ्ज सुना देंगे। अब के लिए ये निकाह और शादी जैसे खेल की बात है, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी और मौत बन चुका है। हर पल मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरा दम घटने लगा है। मेरे बाप पर एहसान करके अपने मुझे उस फ्लैट में रख तो लिया है, लेकिन अब मैं आपको कोई हक नहीं दे सकती। मेरी बात सुनकर मुराद हिका बका से मुझे देखने लगे। कहने लगे, महरीन अपनी मर्जी से नहीं गई, उसे तुमने जबरदस्ती भगाया है तुम्हारी खातिर। वो गई है क्योंकि तुमने उसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, और तुम्हारी मोहब्बत को जिंदगी देने के लिए उसने हमारी मोहब्बत का गुला घोंटा। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी महरीन से जो जुदाई हुई है वो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। उसी लिए मैं तुम्हें भी वही सजा दूंगा जो मुझे मिल रही है। तुम्हें हर रात जीना होगा और हर सुबह मरना होगा। मुराद की बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं मुराद के बराबर में बैठ गई और कहा कि अब क्या कह रहे हैं? मैंने कभी अब से मोहब्बत नहीं की। मैंने हमेशा अब को महरीन के मंगेतर की नज़र से देखा और उसी नज़र से अब से अच्छी तरह से बात करती रही। मेरे दिल में कभी अब के लिए कोई जज्बात नहीं थे। अब तो मेरे बहनों ही थे। मैं क्यों अब की मोहब्बत में मुब्तला? ये सब अब से किसने कहा है? मुराद ने मेरा हाथ झटका और कहने लगे कि महरीन ने शादी वाली रात मुझे फोन किया था, जब तुम रुखसत होकर मेरे कमरे में आकर बैठी थी। उसके कुछ देर बाद ही महरीन का फोन आ गया था। उसने मुझे बताया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और वो उसी वजह से हमारी जिंदगियों से निकल गई है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से महरीन मुझे छोड़कर गई है, तो मैंने बदला लेने का इरादा कर लिया और अब तुम्हें इस बात का हिसाब सारी जिंदगी चुकाना होगा। न तुम यहाँ से वापस जा सकती हो और न ही इज्जत की जिंदगी गुजार सकती हो। मुराद की बात सुनकर मैं बिल्कुल ही दंग हो गई और फिर मैंने मुराद को शुरू से लेकर आखिर तक सारी हकीकत बता दी और कहा कि अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो अपमा अबा से पूछ लीजिएगा। महरीन दूसरे शहर गई है क्योंकि वो मॉडलिंग कर रही है और आज नहीं तो कल ये सच आपको खुद भी पता चल जाएगा। मैं नहीं जानती मेरी बहन ने क्यों मुझे फंसाया है, क्योंकि नज़रों में मुझे बरा बनाया है, लेकिन मैं बरी नहीं हूँ। न ही मैंने अब से मोहब्बत की है, न ही कभी अब से अब की मोहब्बत को छीनना चाहा है। जो अजियत अपने झीली है वही अजियत अब मैं भी झेल रही हूँ, जबकि ना ही गलती मेरी थी और ना आपकी। सारा सच सुनकर मुराद बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो सच कह रहे थे। महरीन ने ही मेरे खिलाफ उन्हें बुरी तरह भड़काया था और उसी लिए वो मुझे सजा दे रहे। मगर महरीन ऐसा क्यों क्या था मैं नहीं जानती थी। मुराद के पास महरीन का वो नंबर था जिससे उसने फ़ोन किया था। मैंने मुराद का फ़ोन लेकर वही नंबर दोबारा से मिलाया तो उन फौरा ही महरीन ने उठा लिया। कहने लगी, मुराद मैं अब से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन नौरीन की वजह से मजबूर हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं गुस्से में चीख उठी और कहा कि तुम कैसी बहन हो, मेरे साथ ये ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो कभी मुराद को हासिल नहीं करना चाहा, फिर तुमने मुराद से ये सब कुछ क्यों कहा? मेरी बात सुनकर जोर से हंसी और कहने लगी, तुम हर बात पर मुझे धमकी देती थी, न कि तुम अबा को बता दोगी। तुम मुझे मेरे मुस्तकबल की रोशनी को हासिल करने से रोकना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा मुस्तकबल तारीक कर दिया है। तुम लाख मुराद को यकीन दिलाना चाहो, लेकिन वो कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। फोन स्पीकर पर था। मुराद सारी बात सुन रहा था, लेकिन ये बात महरीन को पता नहीं थी। उसने खुद अपने गुनाह अपने झोट का एतराफ़ किया था। वो कह रही थी कि उसका मॉडलिंग असाइनमेंट बस कुछ ही महीनों में ख़त्म होने वाला है, फिर वो वापस आएगी और मुझे तलाक हो जाएगी, दिलवा कर मुराद से शादी कर लेगी, क्योंकि उसे मुराद से मोहब्बत थी, मगर वो अपने करियर को छोड़ना नहीं चाहती थी। मॉडलिंग उसका जुनून बन चुका था, जिसे पूरा करने के लिए उसने मुझे तख्तादार पर चढ़ा दिया था। सारा सच जानने के बाद मुराद ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया था कि अब उसकी हमारी ज़िंदगियों में कोई जगह नहीं है, और फिर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। इन जाने में मुराद ने मुझे बहुत ज़ख्म दिए थे, लेकिन उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने मुराद को माफ़ कर दिया। हम दोनों ने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर दिया। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं।
کچھ دنوں پہلے مہرین کا فون آیا تھا۔ وہ واپس آنا چاہتی ہے کیونکہ اب اسے مزید کام نہیں مل رہا ہے۔ اس کا شو فلاپ ہو گیا تھا اور کسی نے اسے دوبارہ کام نہیں دیا، مگر اب ہماری زندگی میں اس کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اسی لیے مراد نے اس سے صاف کہہ دیا اسے واپس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ کیا کوئی بہن مہرین جیسی بھی ہو سکتی ہے، جس نے اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے میری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔